तो दोस्तों आज मैं हेल्स पैराडाइज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 और 8 को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाए थे कि गबीमारू और सागिरी की रोकोरोटा द जायंट से फाइट होती है, जहाँ वो रोकोरोटा को हरा कर एक अनजान विलेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता। साथ ही हम यहाँ दूसरी तरफ चोबे और उसके छोटे भाई की कहानी के बारे में जान पाते हैं, जहाँ ये दोनों मॉन्स्टर से फाइट करते हुए दो अनजान लोगों से टकराते हैं जो कि रिचुअल कर रहे होते हैं। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गबीमारू, सागिरी, युजुरे और सेंटा को देख पाते हैं जो कि उसी विलेज के सामने खड़े तो डिसाइड कर रहे होते हैं कि उन्हें उस विलेज के अंदर जाना चाहिए या नहीं। अब इन लोगों पर एक छोटी सी बच्ची नजर रख रही होती है जिसे गबीमारू देख लेता है। ये देवी लड़की यहाँ से भागने लगती है और गबीमारू उसका पीछा करने लगता है कि तभी एक पेड़ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर इन्हें रोकने की कोशिश करता है और इन पर हमला कर देता है। ये पेड़ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर इस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर गबीमारू समझ जाता है कि ये लड़की इस आइलैंड के बारे में कुछ तो जानती है, इसलिए वो उस लड़की का पीछा करने लगता है और युजुरेया को इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए कहता है। अब क्योंकि सागिरी का काम गबीमारू पर नजर रखने का था तो वो भी गबीमारू का पीछा करने लगते हैं, जहाँ इस मॉन्स्टर से युजुरेया और सेंटा को अकेले ही फाइट करनी पड़ती है, जिस वजह से युजुरेया अपने जुट्सु का इस्तेमाल करती है और इस पेड़ जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को पकड़ लेती है। गबीमारू उस बच्चे का पीछा करने लगता है और उसे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी ये बच्ची उसे उठाकर पटक देती है, जिससे गबीमारू समझ जाता है कि यह कोई आम बच्ची नहीं और कुछ तो इस आइलैंड के बारे में जरूर जानती है। सागिरी भी यहाँ बच्चे को आवाज लगाती है कि हम बस तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जिस पर बच्ची रुक जाती है और जैसे ही सागिरी उसके करीब पहुंचती है तो ये बच्चे का हाथ यहाँ पर चमकने लगता है, जिस चमकते हुए हाथ का मुक्का बनाकर वो यहाँ सागिरी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन गबीमारू बीच में आ जाता है और उसके मुक्के को अपने हाथों से रोक लेता है। लेकिन सिर्फ रोक लेने से ही उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जहाँ गबीमारू को गुस्सा आ जाता है और क्योंकि बच्ची होने की वजह से वो उस पर अटैक नहीं कर सकता था, इसलिए वो पेड़ से कुछ वाइन्स निकालकर उसे उन वाइन्स में बांध देता है और उससे कहता है कि अगर उसने हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए तो वो उसके साथ कुछ ऐसा कर बैठेगा जो कि वो सोच भी नहीं सकती। ये सुन ये बच्ची रोने लगती है, जहाँ गबीमारू ये सुन शॉक हो जाता है और सागिरी फिर इस बच्ची को चुप करवाती है। जहाँ इस बच्ची को चुप करवाने के बाद ये दोनों उस बच्चे को लेकर युजुरेया के पास पहुंचते हैं, जहाँ युजुरेया ने इस पेड़ वाले मॉन्स्टर को पकड़ लिया था। अब यहाँ ये बच्ची इनके सवालों के जवाब देने के लिए अभी रेडी नहीं थी, जिस वजह से ये लोग अपने साथ इस बच्चे को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी ये मॉन्स्टर कहता है कि वो बच्चे को यहाँ छोड़ दे। इस मॉन्स्टर को बोलता है तो चारों ही शौक होते हैं, जहाँ ये मॉन्स्टर इन्हें विलेज में इन्वाइट करता है और बताता है कि उसके पास इन लोगों के साथ शेयर करने के लिए खाना है और साथ ही एक बात भी जहाँ पर ये लोग नहा सकते हैं। और उसके अलावा ये मॉन्स्टर इनके सारे सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये सुन ये लोग इस मॉन्स्टर के साथ उस विलेज के अंदर चले जाते हैं, जहाँ इन लोगों को देखते ही पता चल जाता है कि ये गाँव इंसानों ने बनाया है और इसे कम से कम 1000 साल हो चुके हैं और पेड़ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर भी ऐसा ही कहता है। अब यहाँ ये मॉन्स्टर इन्हें अपने घर में इन्वाइट करता है और बताता है कि ये मेरा ही घर है, जहाँ मौजूद सारा सामान इंसानों ने बनाया था और ये सामान काफी ज्यादा एंटीक था, यानी कि पुराना था। अब यहाँ सबसे पहले तो युजुरे और सागिरी नहाने चले जाते हैं, जहाँ गबीमारू और सेंटा दोनों ही इस पेड़ वाले मॉन्स्टर से बात कर रहे होते हैं। ये पेड़ वाला मॉन्स्टर इन लोगों को खाना ऑफर करता है और सागिरी और युजुरिया भी बात से बाहर आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। जहाँ खाना खाते वक्त गबीमारू इस पेड़ वाले मॉन्स्टर से काफी सारे सवाल पूछता है, जैसे कि उसका इस बच्चे से क्या रिलेशनशिप है, जिस पर यह मॉन्स्टर ये बात बताने से मना कर देता है और कहता है कि तुम उसके अलावा कोई भी सवाल पूछ सकते हो, जिस पर गबीमारू इस आइलैंड के बारे में पूछता है और साथ ही यहाँ मौजूद मॉन्स्टर्स के बारे में और साथ ही क्या एलिक्सर इस आइलैंड पर सच में एग्जिस्ट करता है, जिस पर यह मॉन्स्टर कहता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ यहाँ सच में एग्जिस्ट करता है और हम लोग उसे तान कहते हैं। ये सुन सब लोग शौक हो जाते हैं और ये मॉन्स्टर अपनी कहानी आगे कंटिन्यू करता है कि इस आइलैंड को आप लोग शिनसेंक्यो के नाम से बुलाते हैं। ये आइलैंड 3 सेक्शन में डिवाइडेड है और अगर तुम लोगों को एलिक्सर चाहिए तो वो तुम्हें इस आइलैंड के बीच में मिलेगा और उस जगह को होराय कहा जाता है। होराय में किसी भी आम इंसान का जाना मना है, क्योंकि वहाँ पर गॉड्स रहते हैं जिन्हें टेंशन कहा जाता है और वो यहाँ इस आइलैंड पर आने वाले किसी भी इंसान को वापस जाने की इजाजत नहीं देते और उनसे कोई भी पंगा नहीं ले सकता। अब यहाँ ये पेड़ वाला मॉन्स्टर ये भी कहता है कि तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं तुम लोगों को खाना क्यों ऑफर कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि तुम लोग अब बहुत जल्द मरने वाले हो, क्योंकि जो भी इंसान यहाँ एलिक्सर की तलाश में आता है टेंशन उसे खत्म कर देते हैं। ये सुन गबीमारू और बाकी सब इस पर तलवार तान देते हैं, जिस पर ये पेड़ वाला मॉन्स्टर कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग टेंशन को नहीं हरा सकते, वो इमॉर्टल है और यहाँ के गॉड्स हैं, वो किसी भी अटैक से रीजनरेट कर जाते हैं और साथ ही कभी भी उनकी उम्र नहीं बढ़ती है। अब गबीमारू और युजुरिया यहाँ पूछते हैं कि आखिर टेंशन सारे इंसानों को मार क्यों देते हैं, जिस पर ये मॉन्स्टर बताता है कि टेंशन किसी भी इंसान को मारते नहीं, वो उन्हें एलिक्सर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा वो कैसे कर पाते हैं वो तो मैं नहीं जानता, पर इतना जान लो कि हर इंसान एलिक्सर बनने के बाद एक फ्लावर में तब्दील हो जाता है। ये मॉन्स्टर बताता है कि मैं भी टेंशन की तरह ही इमॉर्टल हूँ, क्योंकि मेरे पास उनकी ब्लेसिंग्स हैं, जहाँ वो अब इन लोगों को अपना हाथ काट कर दिखाता है जो कि वापस से रीजनरेट कर जाता है। ये सुन गबीमारू पूछता है कि क्या इस बच्चे के पास भी ये ब्लेसिंग है, जिस पर वो मना कर देता है और बताता है कि मैं बस इतना ही जानता हूँ और इससे आगे मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। सीन कट होता है जहाँ हम चोबे और उसके छोटे भाई को देख पाते हैं, जिनका सामना मॉन्स्टर से हुआ था और ये मॉन्स्टर्स और कोई नहीं बल्कि टेंशन ही थे। और अब क्योंकि इन दोनों ने टेंशन को उनकी रिचुअल के दौरान डिस्टर्ब कर दिया था, इसलिए ये टेंशन इन लोगों को मारने का डिसाइड करते हैं। अब यहाँ इनमें से एक टेंशन तो सीधा लड़की में से लड़का बन जाता है और हम देख पाते हैं कि टेंशन अपने जेंडर जब चाहे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ ये टेंशन इन दोनों से पूछता है कि वो बाकी मॉन्स्टर से बचकर यहाँ तक कैसे पहुंचे, जिस पर चोबे अपनी एक्स से उस पर हमला कर देता है और उसे बीच में से काट देता है। लेकिन ये टेंशन अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, जिसे देख चोबे शॉक होता है और वापस से अटैक करता है। लेकिन ये टेंशन उसकी एक्स को ही सिर्फ हाथ लगाने से तोड़ देता है, जिसे देख चोबे शॉक होता है और साथ ही वो इन दोनों की मार मार के इतनी बुरी हालत कर देता है जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। ये टेंशन फिर इन दोनों को एक गड्ढे में डाल देता है, जो कि इनकी लाइफ फोर्स को छीन कर इन लोगों को फ्लावर में तब्दील कर सकता था। लेकिन तभी यहाँ पर चोबे के छोटे भाई को होश आ जाता है और
वो चोबे को भी होश में ले आता है। ये दोनों इस गड्ढे के अंदर बहुत सारे इंसानों की लाशों को देखते हैं जो कि एक तरीके से इमॉर्टल थे और साथ ही वो लोग फ्लावर में तब्दील भी हो रहे थे, यानी कि इन मौजूद इंसानों से इनकी लाइफ फोर्स हल्के हल्के छीनी जा रही थी। चोबे और उसके छोटा भाई यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं, पर ये सारे उनके रास्ते में आते हैं। चोबे यहाँ अपने छोटे भाई को लेकर इस गड्ढे से निकलने की कोशिश करता है और साथ ही इन लोगों को मारता भी है। जहाँ बीच बीच में जब भी चोबे को स्टेमिना रिकवर करना होता तो वो इन्हीं के पार्ट्स को काट कर खा लेता था। सीन फिर वापस गबीमारू और सागिरी पर आता है, जहाँ गबीमारू नहाने के लिए जा रहा होता है क्योंकि उसे अपने जख्मों पर थोड़ा पानी डालना होता है, और सागिरी जिसका काम उस पर नजर रखने का है वो भी उसके साथ जाती है। यहाँ में इन दोनों की बातों से पता चलता है कि वो पेड़ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर और साथ ही वो बच्ची जिसका नाम मे है, दोनों ही पहले इंसान हुआ करते थे, पर टेंशन की ब्लेसिंग की वजह से वो लोग इमॉर्टल थे, जिस वजह से बच्ची अपने नॉर्मल साइज में ही अटकी हुई है। और ये पेड़ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर इमॉर्टैलिटी की वजह से ऐसा दिखने लगा है क्योंकि ये काफी सालों से जिंदा है। अब जैसे गबीमारू और सागिरी यहाँ बात में पहुंचते हैं तो वो अपने सामने मे को देखते हैं जो कि नहाने के लिए जा रही होती है। वो यहाँ गबीमारू को देख रोने लगती है क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे, पर गबीमारू यहाँ अपने कपड़े भी उतारने लगता है क्योंकि उसे अपने जख्म साफ करने थे। सागिरी उसे ऐसा करने से रोकती है, पर गबीमारू बताता है कि उसके विलेज में सब लोग एक ही बात इस्तेमाल करते थे, इसलिए उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ सागिरी मैगी नहाने में मदद करती है, जहाँ गबीमारू अपने जख्म साफ करने लगता है। जहाँ तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ उसकी बीवी उसकी नहाने में मदद कर रही होती है। नहाने के बाद गबीमारू से कहता है कि उसके मुंह पर जो स्कार है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो उसे अपने बालों के पीछे ना छुपाए। ये सुन वो काफी खुश होती है और कहती है कि वो अब से अपना ये हेयर स्टाइल चेंज कर लेगी। सीन फिर वापस प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ हम मे की कमर पर भी बहुत बड़ा निशान देख पाते हैं। गबीमारू कहता है कि उसे उस निशान के लिए कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक ऐसे शख्स को जानता है जिसके मुंह पर इससे भी ज्यादा खतरनाक निशान है, पर दुनिया में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। ये सुन सागिरी और मैं दोनों ही गबीमारू से इंप्रेस होते हैं और मैं यहाँ गबीमारू से थोड़ा बहुत अटैच होने लगती है। ये लोग यहाँ से निकलकर यूजरी और सेंटर के पास जा रहे होते हैं, जहाँ गबीमारू को फ्लैशबैक याद आने की वजह से याद आता है कि उसे जल्द से जल्द इस मिशन को कंप्लीट करना होगा क्योंकि इवागाकुरे विलेज के शिनोबी यहाँ बहुत जल्द आने वाले हैं। सीन कट होता है और हम टेंजो और नुरुगाई को देख पाते हैं जो कि किनारे के आसपास चक्कर लगा रहे थे ताकि वो और भी लोगों को अपनी मदद करने के लिए ढूंढ सकें। और इसी बीच हमें टेंजा का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो सड़कों पर पैदा हुआ था, जो कि अपने माँ बाप को छोड़कर निकल गया था अपनी मनमानी करने के लिए, जहाँ वो अपनी मर्जी से सोता, अपनी मर्जी से खाना खाता और अपनी मर्जी से जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती तो वो उसे चुरा लेता। और फिर एक दिन जब वो कुछ लोगों को पीट कर उनका सामान चोरी कर रहा था तो उसका सामना हुआ शियोन से, जो कि यामाडा साइमोन का समुराय था, जिसने टेंजा के अंदर की ताकत को महसूस किया और उसे अपना स्टूडेंट बनाने का डिसाइड किया। शियोन ब्लाइंड था, जो कि सिर्फ आवाजों और स्मेल की मदद से ही लोगों को देख और सुन पाता था। उसका मानना है कि लोगों में से किसी तरीके का ऑरा निकलता है जिसे वो फील कर पाता है और वो उन्हें नाम देता है यहाँ पर वेव्स। अब टेंजा शियोन का स्टूडेंट नहीं बनना चाहता था क्योंकि उसे अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीनी थी, जहाँ शियोन उसे कहता है कि अगर वो उसे तलवारबाजी में हरा पाया तो वो उसे यहाँ से जाने देगा। टेंजा शियोन से बार बार फाइट करता और बार बार हार जाता और फिर हार मानने के बाद वो यहाँ से चुपके से निकलने का डिसाइड करता है, जहाँ वो आइजन से टकराता है और उसे वो देखते ही पहचान लेता है कि ये शियोन का स्टूडेंट है। आइजन यहाँ टेंजा को एक ग्रेवयार्ड में लेकर जाता और बताता है कि ये शियोन के स्टूडेंट्स की ग्रेव है, जिसे शियोन ने सड़कों से उठाया था और उसे अच्छा इंसान बनाने के लिए उसे अपना स्टूडेंट बना लिया था। लेकिन उसका स्टूडेंट टेंजा की तरह ही हार मानकर वहां से भाग गया और फिर कुछ सालों बाद जब शियोन को एक क्रिमिनल को एग्जीक्यूट करने के लिए बुलाया गया तो वो उसे वेव्स की मदद से ही पहचान गया कि वो उसका स्टूडेंट था। जहाँ ये स्टूडेंट शियोन से माफी भी मांगता है और शियोन को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है, और इस बात का गिल्ट शियोन को अभी तक है कि वो अपने स्टूडेंट को सही रास्ते पर नहीं ला पाया। अब आइजन यहाँ टेंजा से कहता है कि अगर ये कहानी सुनने के बाद भी वो यहाँ से जाना चाहता है तो जा सकता है, पर ये बात याद रखना कि अगर वो अभी यहाँ से गया तो उसका हाल भी शियोन के उसी स्टूडेंट की तरह होगा। आइजन फिर यहाँ से चला जाता है और हम अगली सुबह टेंजा को शियोन के साथ देख पाते हैं, जहाँ ये लोग लड़ाई कर रहे होते हैं और टेंजा इस बार जीत जाता है, जहाँ वादे के मुताबिक शियोन कहता है कि वो अब यहाँ से जा सकता है। लेकिन टेंजा ने अपना इरादा बदल लिया था और वो जाने से मना कर देता है। साथ ही वो यहाँ शियोन का स्टूडेंट भी बन जाता है और बहुत जल्द यामाडा साइमोन का समुराय भी, जिसके बाद वो नुरुगाई में अपने आप का बचपन देखता है और उसे बचाने के लिए उसे इस आइलैंड पर एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए ले आता है ताकि वो नुरुगाई को बचा सके। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों फंस चुके हैं और टेंजा इन सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है तो वो यहाँ डिसाइड करता है कि वो नुरुगाई को कुछ भी करके प्रोटेक्ट करेगा, चाहे अब उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। सीन फिर वापस प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ नुरुगाई और टेंजा दोनों ही किनारे की तरफ घूम रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक टेंशन आ जाता है जिसका नाम होता है जूफा। जूफा इन दोनों से बात करने की कोशिश करता है ताकि वो जान सके कि इस आइलैंड पर टोटल कितने लोग आए हैं, और इस दौरान वो अपनी लड़की वाली फॉर्म से लड़के में तब्दील हो जाता है, जिसे देख ये दोनों समझ जाते हैं कि ये एक मॉन्स्टर है। दोनों ही ये देख यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जूफा अपने चमकते हुए मुक्के से टेंजा को हिट करता है, जो कि उसे काफी जोर से लगता है और वो कुछ देर तक खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन जब वो नुरुगाई को हिट करने जाता है तो नुरुगाई उसके अटैक से 2 बार बच जाता है, जिसे देख वो नुरुगाई से काफी इंप्रेस होता है और इस दौरान टेंजा भी खड़ा हो जाता है, जो कि इस टेंशन की आंखों को काट देता है। लेकिन वो अपनी आंखों को फटाफट से रीजनरेट कर लेता है, जिसे देख टेंजा एक प्लान बनाता है और वो प्लान नुरुगाई को बताता है कि जैसे ही वो टेंशन पर अटैक करेगा तो दोनों ही उस अटैक के बाद यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। और फिर टेंजा ऐसा ही करता है, जहाँ वो जूफा के दोनों हाथ और सर काट देता है, जिसके बाद दोनों ही जंगल की तरफ भागने लगते हैं, पर जूफा उनका पीछा करते करते उनके सामने आ जाता है। लेकिन तभी एक तलवार उड़ती हुई आती है और उसकी गर्दन को काट देती है, और फिर तभी हम देख पाते हैं कि ये तलवार फेंकने वाला और कोई नहीं बल्कि शियोन था, जिसे देख टेंजा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर तीनों ही यहाँ से बचकर जूफा से काफी दूर आ जाते हैं। शियोन यहाँ टेंजा को डांटने लगता है कि उसका तलवार चलाने का तरीका काफी ज्यादा खराब होने लगा है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो नुरुगाई को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो क्रिमिनल जिस पर टेंजा को नजर रखने के लिए भेजा गया था, और अगर वो कोई भी रूल तोड़ता है तो टेंजा का काम उसे एग्जीक्यूट करना था, पर वो क्योंकि उसे प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो
वो यहाँ नुरुगाए का टेस्ट लेने लगता है। टेंजा इन दोनों के बीच में आ जाता है और बताता है कि वो नुरुगाए को बचाना चाहता है, लेकिन शियोन कहता है कि ऐसा करने से अगर वो क्लैन में वापस जाएगा तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, जिस पर टेंजा कहता है कि वो इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार है। ये सुन शियोन नुरुगाए का और टेस्ट नहीं लेता और फिर तभी इन लोगों को बताता है कि जब वो इस आइलैंड से निकलने की कोशिश कर रहा था तो उसने देखा कि पानी की लहरों की वजह से कोई भी कश्ती यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही थी, पर एक रास्ता था जिसे वो महसूस कर पा रहा था, पर अंधे होने की वजह से वो उस रास्ते पर जा नहीं सकता था। इस बात को सुन टेंजा और नुरुगाए कहते हैं कि अगर शियोन हमें उस जगह तक ले जाए तो हम शायद उसकी यहाँ से निकलने में मदद कर सकते हैं और फिर तीनों ही यहाँ से मिलकर निकल पाएंगे। लेकिन तभी इतने में जूफा इन दोनों के पीछे आ जाती है और इन पर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन शियोन इन दोनों को ही टाइम पर बचा लेता है, पर इस बीच उसकी गर्दन पर एक कट लग जाता है। शियोन यहाँ अपने बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करता है और इस बीच टेंजा यहाँ जूफा से फाइट करता है, लेकिन इसी बीच जूफा यहाँ अपने चमकते हुए हाथ से टेंजा की बॉडी पर 4 छेद कर देती है, जिस वजह से उसका खून बह जाता है और वो यहाँ पर मरने वाला होता है। ये देख हम समझ पाते हैं कि इन टेंजन के पास कुछ तो अजीब सी पावर है, जिस वजह से उनके हाथ चमकने लगते हैं और जब भी ऐसा होता है तो कुछ ना कुछ चमत्कार काम होता है। अब जूफा यहाँ शियोन और नुरुगाए को भी मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, जहाँ टेंजा उन दोनों को बचाने के लिए खड़ा होता है और जूफा पर मुक्कों की बारिश कर देता है, लेकिन इसी बीच जूफा उस पर वापस से अटैक करती है, जिस वजह से वो वापस से गिर जाता है। ये देख शियोन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर टेंजा यहाँ अपनी दर्द भरी आवाज में उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और उसे नुरुगाए को बचाने के लिए कहता है। ये सुन शियोन नुरुगाए को उठाकर यहाँ से भागने लगता है और टेंजा वापस से खड़ा होकर जूफा पर वापस से अटैक करने लगता है, जहाँ वो मरते दम तक उसे काफी अच्छी टक्कर देता है। शियोन और नुरुगाए दोनों ही वहाँ से काफी दूर आ जाते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि नुरुगाए टेंजा से काफी ज्यादा अटैच हो गया था, जहाँ वो शियोन से कहता है कि आखिर हमने उसे क्यों नहीं बचाया, जिस पर शियोन कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि वो जानता था कि अगर हम तीनों भी उससे मिलकर लड़े तो भी हम उससे जीत नहीं पाएंगे, और क्योंकि वो मरने वाला था तो वो अपनी जान को किसी तरह जाया नहीं होने देना चाहता था। और फिर शियोन यहाँ नुरुगाए से कहता है कि फिक्र मत करो, टेंजा मेरे एक छोटे भाई जैसा था और उसकी मौत का बदला मैं उस मॉन्स्टर से लेकर रहूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अभी इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।